हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को किस आधार पर बांटेंगे और इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। इन सभी की हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसमें पाए जाने वाले अवयवी कण समझ गए होंगे। कोई भी आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है या फिर अणु हो सकता है। अब इनके बीच में पाए जाते हैं कुछ बल। इन बलों की प्रकृति के आधार पर इन क्रिस्टलीय ठोसों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट बोले जाते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड होते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरे होते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और चौथे नंबर पर रखा जाता है सहसंयोजक। इनको एक नाम और देते हैं नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह से क्रिस्टलीय ठोसों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब हम प्रत्येक को अलग अलग से यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। क्या होते हैं, इनको आगे कितने भागों में और बांटा जा सकता है, उन सभी के जो लक्षण हैं, उन सभी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हम ले रहे हैं यहाँ पर आणविक ठोस। और आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यहाँ पर अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरे होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। और थर्ड नंबर पर होते हैं हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। अब हम इन सभी प्रकार के ठोसों की विशेषता पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो सबसे हमें यहाँ पर देखना है कि अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं अध्रुवीय अणु या अक्रिय गैसों के परमाणु। अध्रुवीय अणु किन्हें कहते हैं, जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, म्यू, इसका मान 0 प्राप्त होता है, वो अध्रुवीय अणु माने जाते हैं। और इसको निकालना हमने 11th क्लास में समझा था। यदि आप सीधे देखना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि किसी भी अणु में एक समान प्रकार के परमाणु काम में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे H2 तो दो परमाणु है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये अध्रुवीय अणु माने जाते हैं। ठीक है, और अध्रुवीय अणुओं के बीच में या अक्रिय गैसों के जो परमाणु हैं इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो पाया जाता है लंदन बल, जिसको परिक्षेपण बल भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। देखो कौन कौन से हो सकते हैं। H2 इसमें हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है। ठीक है ना, और अक्रिय गैसों में क्या ले सकते हैं, आर्गन ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं, नियोन ले सकते हैं, क्रिप्टॉन ले सकते हैं। ठीक है, ये अध्रुवीय आणविक ठोसों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं भौतिक प्रकृति पर। भौतिक प्रवृत्ति जो होती है ये अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बलों पर डिपेंड करती है। अगर बल स्ट्रांग है तो भौतिक प्रकृति का मतलब कि वो नर्म ठोस होगा कि कठोर ठोस होगा। तब देखिए लंदन बल या प्रक्षेपण बल वीक होते हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति में कैसे होते हैं, ये नर्म होते हैं, नर्म ठोस माने जाते हैं।
ठीक है। गलनांक, अगर वो पदार्थ नर्म ठोस है तो उसका गलनांक कैसा मिलेगा, हमें निम्न मिलेगा। लास्ट देखते हैं विद्युत चालकता। देखिए विद्युत चालकता निम्न दो तरह से दिखाई जाती है, या तो किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उस पदार्थ में फ्री आयन होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो ठोस हैं इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ना फ्री आयन मिलते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक माने जाते हैं। पहला क्लियर हो गया। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ध्रुवीय अणु। ध्यान दीजिए, यहां मिलेंगे ध्रुवीय अणु। द्विध्रुव आघूर्ण के बेस पर ध्रुवीय अणु की व्याख्या कैसे करते हैं? जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बल पाया जाता है वो कौन सा लगता है? तो ये बल मिलता है द्विध्रुव आकर्षण बल। इंग्लिश में इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे HCl हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, HI और CHCl3। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है। प्रकृति बता दीजिए। तो द्विध्रुव आकर्षण बल जो है ये एक प्रकार का वांडरवाल्स बल है। ये भी वांडरवाल्स बल है, ये भी वांडरवाल्स बल है। वांडरवाल्स बल वीक होते हैं, इसलिए ये भौतिक प्रकृति में कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। ठीक है। अब नर्म होगा तो गलनांक कैसा मिलेगा? निम्न मिलेगा। और विद्युत चालकता ये भी कुचालक प्रकृति के ही रहते हैं। दोनों क्लियर हो गए। तीसरा आ जाते हैं हम हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस में जो अणु मिलते हैं ये भी ध्रुवीय अणु मिलते हैं। अब इन दोनों पर ध्यान दीजिए कि यहां पर भी ध्रुवीय अणु हुए और यहां पर भी ध्रुवीय अणु है, लेकिन यहां जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनकी विशेषता इनके कंपेयर में थोड़ी अलग होती है। क्या विशेषता होती है? कि उस अणु में हाइड्रोजन के साथ कोई भी प्रबल विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट आना चाहिए, या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दोबारा सुन लीजिए कि उस ध्रुवीय अणु में हाइड्रोजन के साथ कोई भी प्रबल विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए, तो वो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस में रखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए भाई, इस प्रकार के ध्रुवीय अणु आपस में मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे एक एग्जाम्पल हो जाएगा H2O। ठीक है। NH3, एथिल अल्कोहल, C2H5OH। ये सभी हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस में रखे जा सकते हैं। ठीक है। तुम किसी भी इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा। तुम किसी भी एक एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना सीख सकते हो। जैसे H2O को ले लें अपन, तो H2O की जो संरचना होती है इस प्रकार की होती है, इसकी शेप बैंड शेप होती है। दूसरा ये रहा, H2O अणु एक ध्रुवीय अणु होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है ज़्यादा, हाइड्रोजन की होती है कम। सेम टू सेम आपको यहाँ करना है, स्लाइटली नेगेटिव यहाँ, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखिए, जब ये अणु एक दूसरे के समीप होते हैं तो ये ऑक्सीजन धनाभिसित हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है। इस अट्रैक्शन को हम एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और ये डॉटेड लाइन ही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। अब हम इन तीनों बॉन्डों में कंपेयर करते हैं। यहाँ लंदन बल है, यहाँ द्विध्रुव आकर्षण बल है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन तीनों, ये तीनों ही दुर्बल हैं, लेकिन तीनों में भी दुर्बलतम कौन सा होता है? लंदन बल होता है। इसलिए सबसे नर्म ठोस ये होते हैं, इनसे थोड़े से कठोर ये होते हैं, और इनमें तीनों में सबसे कठोर ये होते हैं। ठीक है। तीनों को नर्म की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन सभी एक समान नहीं होते। सबसे नर्म ये होते हैं, उसके बाद थोड़े से कठोर ये हो जाते हैं, इनसे थोड़े से कठोर ये हो जाते हैं। तो इस बेस पर हम गलनांक की व्याख्या कर सकते हैं कि सबसे निम्न गलनांक है ध्रुवीय आणविक ठोसों का, इनसे थोड़ा सा ज्यादा ध्रुवीय आणविक ठोसों का, और इनसे थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोसों का पाया जाता है। इसकी विद्युत चालकता भी देख लीजिए, ये विद्युत का कुचालक होता है, इनके जैसे ही विद्युत का रहेगा ये कुचालक।
तो ये हमारे पहले प्रकार के ठोस आणविक क्रिस्टलीय ठोस समाप्त हो जाते हैं। सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर के ठोस हम यहां पर ले रहे हैं आयनिक ठोस। ठीक है, और आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो पाए जाते हैं आयन। अब ये आयन पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों साथ साथ रहते हैं। अब आपको पता है कि विपरीत आवेशित आयनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको अपन आयनिक बंध भी कह सकते हैं। ठीक है, ठोसों में यह बंध बहुत ही प्रबल होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आयनिक ठोस यहां पर हम क्या ले सकते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, ठीक है, और LiBr ले सकते हैं, LiCl ले सकते हैं। ये सभी आयनिक ठोसों की श्रेणी में रखे जाते हैं। भौतिक प्रकृति हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं कि ये वाला बंध ठोसों में बहुत ही प्रबल होता है। तो भौतिक प्रकृति कैसे होते हैं, ये कठोर होते हैं। और जब पदार्थ कठोर होता है तो उसका गलनांक मिलता है हमें उच्च। लास्ट पॉइंट, विद्युत चालकता किस तरह से दिखाते हैं। अब विद्युत चालकता को आपको यहां पर बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए, ये ठोस पदार्थ जो होते हैं ये विद्युत चालकता किस तरह से दिखाते हैं। ये जो आपके आयनिक ठोस है, जब तक ठोस अवस्था में रहेंगे तब तक इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ प्रबल रूप से बंधे हुए रहेंगे। प्रबल रूप से बंधे हुए होने के कारण ये आयन गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है भाई, लेकिन जब ठोसों को गलित अवस्था में लाया जाता है या जल में घोल दिया जाता है तो इनके बीच के जो फोर्स हैं, इनके बीच के जो बल हैं दुर्बल हो जाते हैं। इसलिए धनायन और ऋणायन इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब ये एक दूसरे को अच्छे तरह से बांध नहीं पाएंगे और बांध नहीं पाने के कारण अब ये कैसे हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। और गतिशील आयन आसानी से विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा के चालन को नहीं दर्शाते हैं, जबकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, तीसरे नंबर के ठोस हम यहां पर ले रहे हैं धात्विक ठोस। देखिए, धात्विक ठोसों में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें अवयवी कण क्या क्या रहेंगे। तो धात्विक ठोसों में अवयवी कण रहते हैं धातु धनायन एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन। ये इसके अवयवी कण होते हैं। और धातु धनायन और गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंध लगता है उस बंध को बोला जाता है धात्विक बंध। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे आयरन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं। ठीक है, Au ले सकते हैं, Ag ले सकते हैं, और इनके साथ कुछ अयस्कों को भी रखा जा सकता है। भौतिक प्रकृति, तो धात्विक बंध प्रबल होता है, इसलिए भौतिक प्रकृति में कैसे होते हैं, ये कठोर होते हैं। गलनांक अगर कठोर है तो गलनांक इनके मिलेंगे उच्च। अब आ जाते हैं विद्युत चालकता पर कि धात्विक ठोस विद्युत चालकता किस तरह से दर्शाते हैं। तो धात्विक ठोस जो हैं या भले ठोस अवस्था में रहें या गलित अवस्था में रहें, दोनों ही अवस्थाओं में ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन। मतलब कैसे होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, चालकता दर्शाते हैं। इसको समझने के लिए हमें धात्विक बंध को समझना होगा।
ठीक है, धात्विक बंध क्या होता है? तो देखिए, धातु परमाणु क्या होते हैं, इनके लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। अब धातु परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है एक है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, दो है तो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कुल मिलाकर के किसी भी धातु परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और क्या बन गया, धातु धनायन। ये धातु धनायन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी धात्विक ठोस में बहुत सारे धातु परमाणु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत सारी हो जाएगी। M+ आयन जो है इनकी संख्या बहुत सारी हो जाएगी। तो देखिए, M+ आयनों को तो बोला जाता है कर्नेल, कर्नेल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सभी इकट्ठे होकर के इलेक्ट्रॉन समष्टि या इलेक्ट्रॉन समुद्र बना लेते हैं। कभी कभी इनको इलेक्ट्रॉन बादल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, ये पॉजिटिव और ये कैसे होते हैं, नेगेटिव। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा धात्विक बंध को समझते हैं। देखो भाई, इसको मिटा देते हैं। देखो, ये हमने धातु का कोई भी एक क्रिस्टल ले लिया और उसमें मैं यहाँ पर ये कर्नेल मतलब मैंने लगा दिया प्लस। प्लस को समझ जाना है कि धातु धनायन है, इस तरह से। और इनके यहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो मैं बिंदु लगा रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन्स और धातु धनायन के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल को ही बोला जाता है धात्विक बंध। समझ गए। अब एक, हाँ भाई, चौथे नंबर पे हमने रखा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस को, या नेटवर्क ठोस। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है। तो पहली विशेषता देखते हैं अवयवी कणों की। तो अवयवी कण जो इसमें पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं परमाणु। बंध, अभी परमाणु जो होते हैं ये आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiC, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सभी सहसंयोजक हमारे ठोस होते हैं। भौतिक प्रकृति, ये अत्यधिक कठोर होते हैं और कठोर होने की वजह से इनका गलनांक मिलता है उच्च। विद्युत चालकता, ये विद्युत के होते हैं कुचालक। लेकिन एक ऐसा सहसंयोजी ठोस होता है जो यहां पर एक्सेप्शन दिखाता है और वो है ग्रेफाइट। देखिए क्या एक्सेप्शन दिखाता है, समझिए। ग्रेफाइट जो होता है ये प्रकृति में नर्म होता है और विद्युत का चालक भी होता है। क्यों होता है, समझिए। पहले समझते हैं ग्रेफाइट होता है नर्म क्यों। इसको समझने के लिए हमें ग्रेफाइट की संरचना देखनी पड़ेगी। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो होती है परतीय, इस प्रकार से। ये एक परत बन चुकी है, यहां पर हम दूसरी परत बना रहे हैं, ये दूसरी परत बन चुकी है। अब इन परतों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, वान डेर वाल्स। अब वान डेर वाल्स बल कमजोर होते हैं, इस वजह से इन परतों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, ये आसानी से एक दूसरे पर फिसल जाती हैं, तो इसकी प्रकृति बन जाती है नर्म। अब दूसरा देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक भी होता है। अब ये चालकता क्यों दिखाता है, चालकता को दिखाने के लिए हमें परत के अंदर चलना पड़ेगा। परत के अंदर देखना पड़ेगा कि कार्बन किस तरह से अरेंज है। इसमें कार्बन कार्बन जुड़ करके एक षटकोणीय संरचना बनाती है। अब देखिए, इस षटकोणीय संरचना में देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन जो है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किसी भी कार्बन को देख लीजिए, हम इस कार्बन को ले लेते हैं तो देखो एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ है इससे, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ इससे और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ।
तो ये 3 ही बंध बना रहा है, जबकि कार्बन की बैलेंसी होती है 4। ठीक है ना। तो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉनों को काम में लेता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाता है, फ्री। अब सभी कार्बनों पर देखो, सभी कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, प्रत्येक कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन हमें फ्री मिलता है और वो इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करता रहता है। मतलब कैसा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में आ जाती है चालकता। क्लियर।